हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम अभिनंदन जैन फ्रॉम IIM। तो आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बीकॉम के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा +2 के पैटर्न से डिफरेंट है, तो पहले यही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको फेमिलियर कर देते हैं कि आपको जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पे आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर का यूनिट 1 होगा या यूनिट 1 होगा, ये आपकी बुक के कंप्लीट सिलेबस से होगा। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसमें 6 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, 3 प्रैक्टिकल होंगे, 3 थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं और 5 मार्क्स ईच। तो ये 20 मार्क्स का आपका यूनिट ए रहेगा जो आपने वहां पर अटेम्प्ट करना है। सेम ऐसे यूनिट बी, ये आपके बुक के यूनिट 1 को कवर करेगा। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें 2 प्रैक्टिकल के होंगे, 2 थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स ईच, दैट इज 30 मार्क्स का ये यूनिट आपका हो जाएगा। सेम ऐसे यूनिट सी रहेगा, ये आपके बुक का यूनिट 2 को कवर करेगा। ठीक है, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें 2 प्रैक्टिकल के होंगे, 2 थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स। तो ये आपका रिटन एग्जाम, ये टोटल ऑफ 80 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। वहां पर 20 मार्क्स इंटरनल रहेंगे, तो थोड़े कॉलेज के टीचर्स का इंटरेक्शन और थोड़ा बना के रखना, 20 मार्क्स उनके हाथ में रहेंगे। ठीक है जी, तो ये सेम पैटर्न रहेगा आपका हर सब्जेक्ट के लिए पूरे बीकॉम में, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात करें, चाहे हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट की बात करें, तो सेम पैटर्न रहेगा। बट डिफरेंस इतना होगा, जो थ्योरी के आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसमें सारे क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे। पैटर्न यही है जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर वहां पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक बेसिक सी चीज पहले मैंने आपको फेमिलियर किया है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ, जो अब आपने अटेम्प्ट करने होंगे बीकॉम में। चलिए, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के एक टॉपिक से। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का हमारा एक टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट इससे चांसेस होते हैं कि एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है जनरली। तो इसको हम ध्यान से इस चैप्टर को कवर करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो प्रैक्टिकल पार्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर की समरी को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कंसाइनमेंट होता क्या है। ठीक है, कंसाइनमेंट होता क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स सेंड्स हिज गुड्स to his agent to sell the goods on his behalf। ठीक है, वो कहता है जब ओनर ऑफ द गुड्स वो अपने गुड्स को, अपने सामान को ट्रांसफर करेगा टू हिज एजेंट, जो भी उसने एजेंट हायर किया है उसको अपना सामान ट्रांसफर करेगा। किस पर्पस के लिए? कि आपने ये मेरे बिहाफ पे सामान को बेच देना है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां जो हम ओनर ऑफ द गुड्स की बात कर रहे हैं उसके लिए एक टर्म हम यूज करेंगे कंसाइनर। ठीक है, और जो हमने एजेंट की बात की है, एजेंट के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज द कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनर ऑफ द गुड्स या ओनर ऑफ द गुड्स वो अपने गुड्स को ट्रांसफर करेगा। किस पर्पस के लिए? अपने एजेंट को बोलेगा कि आपने मेरे बिहाफ पे ही इन गुड्स को बेच देना है। तो ऑन हिज बिहाफ से हमें क्या समझ आता है कि प्रॉफिट लॉसेस किसको बिलोंग करेंगे। इसका मतलब है ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस belong to the कंसाइनर, जिसका सामान है और उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, सिर्फ उसने गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर किया है कि मेरे बिहाफ पे आपने इसको बेच देना है। तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वो कंसाइनर को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंसाइनर है, ठीक है, ये चंडीगढ़ में है, वो एक बिजनेस करता है। ठीक है जी, वो एक बिजनेस कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चंडीगढ़ में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है। ठीक है, वो दिल्ली में भी अपना एक काम करना चाहता है। तो एक तो ऑप्शन उसके पास क्या है, चंडीगढ़ का काम वाइंड अप करे,
और दिल्ली जाके अपना काम शुरू कर दे। ठीक है, लॉजिकली ये बात फिजिबल सी नहीं लगती है कि चला चलाया काम बंद करके नई जगह पे जाके काम शुरू करे। तो इस काम फिर भी वो दिल्ली में करना चाहता है, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, दिल्ली में एक बंदे को हायर कर सकता है, एजेंट को, कि यार मैं तेरे को चंडीगढ़ से सामान ट्रांसफर करता रहूंगा, आपने मेरे बिहाफ पे ही, मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गुड्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, आपने मेरे बिहाफ पे ही दिल्ली में इस सामान को बेच देना है। ठीक है, तो ये जो सामान हमने बोला है, जो उसने ट्रांसफर किया है, वो कहता है दिल्ली में आपने मेरे बिहाफ पे ही इसको बेच देना है। ठीक है, ये चीज समझ आती है सबको। ठीक है, सिंपल सी चीज। तो कंसाइनमेंट की हमने बेसिक सी डेफिनेशन की यहां पर बात की है कि जब ओनर अपना सामान बिना ओनरशिप के अपने एजेंट को ट्रांसफर कर देता है, किस पर्पस से, कि आपने सिर्फ इस सामान को मेरे बिहाफ पे बेच देना है और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरा होगा। ठीक है जी, तो इस एग्रीमेंट को हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। चले जी, तो आगे देखें इसको। अब नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है कि अगर सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस कंसाइनर के ही हैं, तो कंसाइनी क्यों काम करेगा उसके लिए। ठीक है, कंसाइनी को हमने पहले ही बोला है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो मेरा रहेगा या कंसाइनर का रहेगा, तो कंसाइनी क्यों सामान उसके लिए बेचेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई विल कंसाइनी सेल द गुड्स। ठीक है, क्या वो फ्री में काम करेगा, क्या वो फ्री में काम करेगा? बिल्कुल नहीं जी, फ्री में कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, अपने सगे को भी बोलेंगे, वो भी फ्री में एक बार काम करेगा, 2 बार काम करेगा, उसके बाद या तो मना करेगा या पैसे मांग ले। ठीक है, तो कंसाइनी के लिए भी वो फ्री में काम नहीं कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ आपसे चाहिए है। तो कंसाइनी सेल गुड्स इन रिटर्न ऑफ सम कमीशन। वो कहता है जी कुछ दोगे तभी मैं काम करूंगा, फ्री में मैं आपके लिए काम नहीं करने लगा हूं। ठीक है, तो उसको कुछ कमीशन कंसाइनर को पे करनी होगी, तभी कंसाइनी उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो पहला एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कमीशन अंडर द कंसाइनमेंट। ठीक है, 5 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है कि कंसाइनर कंसाइनी को कितनी तरह की कमीशन दे सकता है अंडर द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो पहली तरह की जो कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे करेगा, दैट इज द ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप की कमीशन रहेगी दैट इज द ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल कमीशन। ठीक है, ये कमीशन का कंसेप्ट जो आपने पहले भी पढ़ा है अपनी पुरानी क्लासेस में, +1 +2 में कहीं पढ़ा होगा, सेल्समैन कमीशन। तो अगर हम सेल्समैन कमीशन की बात करते हैं तो उससे आपको दिमाग में क्या आता है, सेल्समैन कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि जितनी भी सेल्स वो कमीशन सेल्समैन करता था, उस गिवन सेल्स के ऊपर एक जो कमीशन एग्री की गई है वो हम अप्लाई कर देते थे और उसकी कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती थी। ठीक है, बिल्कुल सेम यहां पर भी वही कंसेप्ट है कमीशन का, कि दिस इज कैलकुलेटेड as a certain percentage of total sales. ठीक है, दिस इज कैलकुलेटेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर टोटल सेल्स। जैसे हमने पहले सेल्समैन कमीशन की बात की थी, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। अगर आपको गिवन है सेल्स बाय कंसाइनी, से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज। ठीक है, कंसाइनी ने सेल्स की है 5 लाख रुपए की और उसको वो कहता है कमीशन देना है कंसाइनर ने एट द रेट 5%। ठीक है, तो उसकी कमीशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 लाख की उसने हमारे लिए सेल्स की है, 5% कमीशन उसको देने के लिए एग्री किया गया है, तो ये 25,000 की कमीशन उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, तो जो हमने पहले सेल्समैन कमीशन की बात की थी, जितनी सेल्स करेगा सेल्समैन, यहां पर सेल्समैन हमारा कंसाइनी है, उसके ऊपर जो भी कमीशन एग्री की गई होगी, ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा कि कितनी कमीशन देनी है, उस सेल्स के ऊपर वो कमीशन हम अप्लाई कर देंगे तो उसके टोटल कमीशन की वैल्यू
कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी कमीशन है, दैट इज द ऑर्डिनरी और द नॉर्मल कमीशन। ठीक है जी, ऐसे हमारी अगली कमीशन आती है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ कमीशन दैट इज द डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ कमीशन दैट इज द डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, नई टर्म है जो अभी आपने पहले नहीं सुनी होगी। पहले तो उसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है? इट इज कैलकुलेटेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या बात की है डेल क्रेडर कमीशन की, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? दिस इज कैलकुलेटेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर टोटल सेल्स। अगर मैं इतनी सी स्टेटमेंट लिख के छोड़ देता हूं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ने पिछले कमीशन वाले पॉइंट में भी यही स्टेटमेंट लिखी है, इसमें भी यही स्टेटमेंट लिख दी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस नहीं होता तो दो अलग अलग कमीशंस ना बनाई जाती। तो हम पहले डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि दोनों कमीशंस में डिफरेंस क्या है। तो डेल क्रेडिट कमीशन और ऑर्डिनरी कमीशन में डिफरेंस है। ठीक है, कि बट व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, ठीक है, वो कहता है जब डेल क्रेडिट कमीशन दी जाती है देन एनी बैड डेट्स ठीक है, कोई भी बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स का क्या मतलब है? इररिकवरेबल क्रेडिट सेल्स। तो अगर कोई भी बैड डेट्स होते हैं, ठीक है, देन एनी बैड डेट्स विल बी borne by the consignee। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमने बात की है कि कौन बियर करेगा ये सारे खर्चे या ये लॉसेस बैड डेट्स वाले? कंसाइनी। ठीक है, आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आया होगा कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब तो सर ने बोला था कि जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं वो किसके हैं? कंसाइनर के हैं। अब यहां पर एक लॉस हुआ, लॉस था बैड डेट्स, और वो आपने लॉस ट्रांसफर कर दिया कंसाइनी के नाम पे। ऐसा क्यों? ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ हम एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसाइनर है, उसने कंसाइनी को दिल्ली में बोला कि आपने ये सामान को बेच देना है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख का सामान ट्रांसफर किया और उसको बोला इसको 1.5 लाख रुपए में बेच देना। कंसाइनी कहता है बिल्कुल जी मैं बेच देता हूँ। उसने 1.5 लाख के 1.5 लाख का सामान क्रेडिट पे बेच दिया। ठीक है, XYZ कस्टमर्स को उसने सारा का सारा 1.5 लाख का माल क्रेडिट पे बेच दिया। ठीक है, कंसाइनी ने कंसाइनर को अपने सेल्स के बिल जो उसने काटे थे ट्रांसफर कर दिए। जी ये देखो मैंने सेल्स कर दी हैं, आपके 1.5 लाख का सामान मैंने बेच दिया है, मेरी कमीशन दीजिए, मेरा काम खत्म। कंसाइनर कहता है जी अभी कैसे काम खत्म, अभी तो आपने पैसा इकट्ठा करके देना है। वो कहता है जी हमारी ये बात थोड़ी हुई थी। वो तो कहता आपने सेल्स करने की बात की थी, मैंने सेल्स कर दी है, ये आपके सेल्स के बिल हैं, पकड़िए, मुझे कमीशन दीजिए और मेरा काम खत्म। तो अब कंसाइनर कहाँ भागेगा वो पैसे इकट्ठे करने के लिए? नहीं भागा तो बैड डेट्स हो जाएंगे। तो इस बैड डेट्स के लॉस से बचने के लिए कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा लालच देता है इन द फॉर्म ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन। वो कहता है मैं आपको फालतू कमीशन अब दे रहा हूं, अगर अब बैड डेट्स हुए वो आपकी जिम्मेदारी है, उसका लॉस मैं उठाऊंगा नहीं, वो आपको खुद से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लॉलीपॉप की तरह उसको लालच दी जा रही है कि मैं आपको फालतू कमीशन दे रहा हूं, अब बैड डेट्स का लॉस वो आपने बेयर करना है। कंसाइनर कहता मैं इसका लॉस बेयर नहीं करूंगा। ठीक है, तो बैड डेट्स के बचने के लिए जो एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है उसको हम डेल क्रेडिट कमीशन बोल देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज कैलकुलेटेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। तो अगर एग्जांपल हम लिखते हैं कि सेल्स की है कंसाइनी ने, ठीक है, वही लिख लेते हैं 5 लाख रुपीज, और उसको डेल क्रेडिट कमीशन बोला गया है @2%। तो उसके डेल क्रेडिट कमीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 लाख के ऊपर 2%, दैट इज 10,000 रुपीज। ठीक है, तो उसके कमीशन की वैल्यू तो 10,000 कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आता है बैड डेट्स की रिकवरी में। ठीक है जी, तो ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ कमीशन है, दैट इज द डेल क्रेडिट कमीशन। थर्ड टाइप ऑफ कमीशन हमारी जो आती है, ठीक है, दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ कमीशन दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन।
ठीक है, तो हमारी थर्ड टाइप दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन में क्या होता है, इट इज पेड ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेल्स बाय द कंसाइनी। ठीक है, वो कहता है दिस इज पेड ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेल्स बाय द कंसाइनी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट की यहां पर बात हुई है, यहां टोटल सेल्स की बात हम नहीं करते हैं। तो पहली दोनों कमीशन से ये डिफरेंट क्यों हो जाती है, वो पहली दोनों कमीशन जो कैलकुलेट होती थी वो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स पे होती थी। अब ये होती है ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेल्स, कि जितनी एक्स्ट्रा सेल्स करेगा कंसाइनी फॉर द कंसाइनर, जो भी उनकी बात हुई थी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने ये सामान कम से कम 1.5 लाख रुपए में बेच देना है। ठीक है, कंसाइनी को कम से कम की बात की गई है, बाकी वो कहता है आपकी स्किल्स हैं, ज्यादा जितने में बेच सकते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो कंसाइनी की मार्केटिंग स्किल्स अच्छी थी, तो उसने वो 1.5 लाख का सामान 2 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहां जो उसको कमीशन मिलेगी वो 2 लाख की सेल्स पे नहीं मिलेगी, वो उसको एक्स्ट्रा सेल्स, जो हमने उसको 2 लाख उसने सेल किया है, 1.5 लाख उसको बोला था कि ये कम से कम प्राइस है सेल का, तो इसका मतलब जो उसने 50,000 की एक्स्ट्रा सेल्स मेरे लिए की है, ठीक है, 50,000 की जो एक्स्ट्रा सेल्स उसने हमारे लिए की हैं, उसके ऊपर हम उसको कमीशन पे करेंगे। ठीक है, तो ओवरराइडिंग कमीशन की कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है, ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेल्स पे की जाती है, टोटल सेल्स पे इसको हम पे नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें तीनों तरह की कमीशन को एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो तीनों तरह की कमीशन को डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं। सेल्स बाय कंसाइनी, ठीक है, वो कहता है उसने 200 यूनिट्स बेचे हैं एट से 100 रुपीज पर यूनिट। उसने 100 यूनिट्स बेचे एट 110 रुपीज पर यूनिट, और उसने अगले 200 यूनिट्स बेचे हैं एट 105 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो कंसाइनी ने 3 अलग अलग तरह के यूनिट्स बेचे हैं अलग अलग प्राइजेस पे। ठीक है जी, और साथ में क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम एग्रीड सेलिंग प्राइस वाज से 100 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, वो कहता है जो मिनिमम एग्रीड सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 100 रुपीज पर यूनिट की थी, और उसको जो कमीशन दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल कमीशन दिया है उसको से 5%, डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है से फॉर एग्जांपल 2%, और ओवरराइडिंग कमीशन दिया है से फॉर एग्जांपल 10%। ठीक है, तो ये 3 तरह के कमीशन उसको दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय द कंसाइनी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, वो कहता कंसाइनी ने 200 यूनिट्स बेचे हैं 100 रुपए पर यूनिट पे, 100 यूनिट्स बेचे हैं 110 रुपीज पर यूनिट पे, और उसने 200 यूनिट्स बेचे हैं एट द रेट 105 रुपीज पर यूनिट पे। मिनिमम एग्रीड सेलिंग प्राइस वो कहता 100 रुपए था, कि कंसाइनर ने बोला था कि कम से कम 100 में तो सामान को बेचना ही है, ज्यादा जितना भी होगा वो आप देख लेना। कमीशन, नॉर्मल कमीशन 5% बोली गई थी, डेल क्रेडिटर कमीशन 2% बोली गई थी, और ओवरराइडिंग कमीशन बोली गई थी 10%। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कंसाइनी को टोटल कमीशन कितनी रिसीव हो जाएगी अगर उसने इस तरह से सेल्स की हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं पहले टोटल सेल्स, कि कंसाइनी ने हमारे लिए टोटल कितनी सेल्स की हैं। ठीक है, तो मैं इसको 3 कैटेगरीज बोल देता हूं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड दिस इज कैटेगरी नंबर 3। तो कैटेगरी नंबर 1 की टोटल सेल्स कितनी है, 200 यूनिट्स उसने बेचे हैं, 1 यूनिट उसने 100 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब 20,000 रुपए ये इसकी टोटल सेल्स बन जाती है एज पर कैटेगरी नंबर 1।
कैटेगरी नंबर 2 उठा लेते हैं, ठीक है। दैट इज 100 यूनिट्स उसने बेचे हैं एट द रेट 110 रुपीज पर यूनिट, 11,000 रुपए, ठीक है। कैटेगरी नंबर 3, इसमें उसने 200 यूनिट्स बेचे हैं एट द रेट 105 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल हमारी सेल हो जाती है 21,000 रुपए। तो फाइनली जो टोटल सेल्स हमारी बनती है दैट इज 31 + 21 दैट इज 52,000 रुपीज ऑफ द सेल्स, ठीक है। कि उसने टोटल सेल्स कितनी की है, 52,000 की सेल्स कर दी हैं, ठीक। अब कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली कमीशन थी उसकी नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर निकलनी है, तो 52,000 उसके ऊपर 5%, ठीक है। उसके ऊपर जो 5% है तो ये 1040 ये उसकी कमीशन कैलकुलेट हो जाती है। सॉरी 1040 नहीं, यहाँ आपकी वैल्यू बन जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाती है, दिस इज 2600 रुपीज, ठीक है जी। सेकंड जो हमारी कमीशन थी दैट वाज दी डेल क्रेडिटर कमीशन, वो भी हमने निकालनी है इस टोटल सेल्स के ऊपर। तो वो कितनी बन जाएगी, 52,000 की टोटल सेल्स है, उसके ऊपर 2% की कमीशन हमें बोलता है दैट इज 1040, ये हमारी डेल क्रेडिटर कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरी जो हमें कमीशन बोली गई है दैट इज दी ओवरराइडिंग कमीशन। अब ओवरराइडिंग टोटल पे तो नहीं मिलती, तो हम सीधा 52,000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये कैलकुलेट होती है ऑन द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेल्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम एक्स्ट्रा सेल्स कैलकुलेट करते हैं। 3 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी जो उसने सामान बेचा था एट 100 रुपीज में, सेकेंड कैटेगरी जो उसने सामान बेचा था एट 110 रुपीज में, और थर्ड कैटेगरी जो उसने सामान बेचा था एट 105 रुपीज, और मिनिमम सेलिंग प्राइस थी हमारी 100 रुपीज की, ठीक है। कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला था कि 100 से कम तो सामान बेचना ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा सेल्स कब होंगी, अगर कंसाइनी 100 रुपए से ज्यादा में सामान को सेल करेगा तो उसकी एक्स्ट्रा सेल्स कैलकुलेट हो जाएंगी। तो पहली चीज उसने 100 रुपए में ही बेची, इसका मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा सेल उसने नहीं की, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सेल्स नहीं है। सेकंड वाले में उसने 110 रुपए में बेची, बोला था कम से कम 100 रुपए की प्राइस में, इसका मतलब 10 रुपीज पर यूनिट उसने एक्स्ट्रा सेल्स हमारे लिए की है। तीसरे वाली कैटेगरी उसने 105 में बेचा है। तो आज के लिए हमने ये जो डिस्कस किया है कमीशन वाला टॉपिक, आज हम इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।